हेलो एवरीवन, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ कीड़ा। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। ठीक, तो इलेक्शन सिस्टम जनरली दो तरीके से फॉलो किए जाते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और दूसरा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो हम देखते हैं एफपीटीपी सिस्टम, जिसे प्लूरैलिटी सिस्टम और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम भी कहते हैं। उसमें क्या होता है, द कैंडिडेट हु सिक्योर हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स डिक्लेयर इलेक्टेड। वो कैंडिडेट जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, प्राप्त होते हैं, तो उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। नो रिक्वायर्ड टू गेट मेजोरिटी ऑफ वोट। इसमें कोई बहुत ज़्यादा मेजोरिटी ऑफ वोट की ज़रूरत नहीं होती। मेजोरिटी ऑफ वोट यानी 50% प्लस वन। ठीक, इसमें क्या करना है, सिक्योर मोर वोट्स देन अदर कैंडिडेट। दूसरे वाले कैंडिडेट से हमें क्या करना है, थोड़ा और वोट ज़्यादा ला देने हैं। जैसे मान लीजिए ए और बी हैं, ठीक, तो हमें क्या करना है कि बी से क्या करना है, ज़्यादा वोट लेके आ जाना है। ठीक, तो अगर बी से हम ज़्यादा वोट लेके आ जाएंगे तो हम जीत जाएंगे और हमारा एक सीट जो है वो सिक्योर हो जाएगा, एक हमें सीट मिल जाएगा। तो और जो सी और डी हैं उनका तो अस्तित्व ही ख़त्म हो जाएगा। तो एफपीटीपी सिस्टम में अगर सामने वाले से हम ज़्यादा अगर वोट ला देते हैं तो हम इलेक्ट हो जाते हैं। ठीक, हम विजेता घोषित हो जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं जो सबसे आगे वही जीते। और ये बड़े कंट्रीज़ में परफॉर्म किए जाते हैं। और एफपीटीपी सिस्टम जो होता है वो बहुत ही सिंपल होता है समझने में। और इसमें जो छोटे पार्टीज़ रहती हैं तो उनका क्या होता है कि उनका अस्तित्व ही ख़त्म हो जाता है। ठीक, क्योंकि वो कम वोट्स लाती हैं तो कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसमें क्या होता है कि इंटायर कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू जियोग्राफिकल यूनिट्स कॉल्ड कंस्टिट्यूएंसीज। ठीक, जैसे निर्वाचित क्षेत्र कहा जाता है। इंडिया में लोकसभा इलेक्शन और स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन जो होता है वो एफपीटीपी सिस्टम पे ही बेस्ड होता है, यानी उसी के हिसाब से होता है, क्योंकि हमारा देश जो है बहुत बड़ा है और एफपीटीपी जो सिस्टम है वो बहुत ही सिंपल होता है। अब दूसरा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें क्या होता है, अ पार्टी गेट्स द सेम प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स एज इट्स प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स। एक पार्टी को उतनी ही सीट्स मिलती हैं जितना उसे वोट मिला रहता है। ठीक, अगर 10% मिला है तो उसको 10% के हिसाब से सीट एलोकेट किया जाएगा। अगर 40% वोट मिले हैं तो उसको 40% के हिसाब से सीट एलोकेट किया जाएगा। तो पीआर सिस्टम जो होता है यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, वो इनकरेज करता है हर एक कम्युनिटी को, क्योंकि हर एक कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन रहेगा। और इसमें छोटे पार्टीज़ का अस्तित्व ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि छोटे पार्टीज़ भी कुछ वोट सिक्योर करती हैं तो उनके हिसाब से उनको सीट जो है मिलता है। तो इसमें सबका रिप्रेजेंटेशन होता है। लेकिन ये छोटे कंट्रीज़ के लिए वैलिड रहता है क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब जैसे इंडिया में जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के हिसाब से होता है, जो कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का ही एक वेरिएंट है। तो पीआर सिस्टम जो होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और इसमें सबका रिप्रेजेंटेशन रहता है। और जो एग्जिस्टेंस होता है यानी अस्तित्व जो होता है छोटे पार्टीज़ का, वो ख़त्म नहीं होता है। अब अगला टर्म है रिजर्वेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज। तो इसमें एक आता है सेपरेट इलेक्टोरेट। तो सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता है कि इलेक्टिंग ए रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम पार्टिकुलर कम्युनिटी एंड वोटर्स आल्सो बिलोंग टू पार्टिकुलर कम्युनिटी। सेपरेट इलेक्टोरेट जो होता है वो इसलिए दिया जाता है कि जो बैकवर्ड क्लास यानी कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन रह चुके हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, यानी उन्हें कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो उनके ही समुदाय का कोई एक व्यक्ति रिप्रेजेंट करे, इसीलिए रिज़र्व कर दिया जाता है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट में ये होगा कि जैसे कि कोई एक किसी एक कंस्टिट्यूएंसी से एक आदमी उठा, ठीक, वो किसी एक पार्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता है और जो जनता है वो भी एक पार्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करती है, तो उसको सिर्फ उसी कास्ट के लोग ही क्या करेंगे, वोट देंगे, और जो बाकी लोग बचे हैं उस कंस्टिट्यूएंसी में उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये चीज़ सही नहीं है। इससे क्या होगा कि वो व्यक्ति ईज़िली जीत जाएगा और ईज़िली जब वो जीत जाएगा तो सिर्फ वो अपने लोगों के लिए काम करेगा जो उन्हें वोट दिए हैं। ठीक, और जो बाकी लोग रह जाएंगे उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट हमारे यहाँ फॉलो नहीं होता है। हमारे यहाँ क्या फॉलो होता है, रिजर्वेशन ऑफ सीट। ठीक, तो जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए कुछ सीट्स जो है लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रिज़र्व कर दी जाती हैं। जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए 84 सीट्स जो है वो रिज़र्व होते हैं और शेड्यूल ट्राइब के लिए 47 सीट जो है वो रिज़र्व हो जाते हैं। ठीक, और इनिशियली जब ये प्रोविज़न बना था तो सिर्फ 10 साल के लिए बना था, लेकिन इसे हमेशा एक्सटेंड कर दिया जाता है कि जो 84 सीटें हैं वो रिज़र्व रहेंगे। जैसे फ़िलहाल 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2020 के हिसाब से 10 साल इसे और एक्सटेंड कर दिया गया है 2030 तक इस रिज़र्वेशन को। अब हम ये देखेंगे कि हु डिसाइड विच कंस्टिट्यूएंसी टू बी रिज़र्व। अब हम ये कंस्टिट्यूएंसी टू बी रिज़र्व कि आखिर कौन डिसाइड करता है कि कौन सी कंस्टिट्यूएंसी किसके लिए रिज़र्व रहेगी। तो एक डिलिमिटेशन कमीशन होता है, परिसीमन आयोग, जिसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है।
तो डिलिमिटेशन कमीशन का क्या कार्य है? ड्राइंग ऑफ बाउंड्रीज ऑफ कंस्टिट्यूएंसी ऑल ओवर द कंट्री, यानी देश में कितनी कंस्टिट्यूएंसीज रहेंगी, उनकी बाउंड्रीज कहाँ तक सेट होंगी, तो ये डिलिमिटेशन कमीशन का काम होता है। तो अब ये कैसे डिसाइड होता है? कंस्टिट्यूएंसी जिसमें हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ एसटी पॉपुलेशन है वो एसटी कम्युनिटी के लिए रिज़र्व कर दी जाती हैं। जहाँ पे एसटी का पॉपुलेशन ज़्यादा है, शेड्यूल ट्राइब का, वो कंस्टिट्यूएंसी एसटी के लिए रिज़र्व कर दी जाएंगी। तो इसमें रिज़र्वेशन में ये होगा कि और जो लोग रहेंगे वो भी वोट करेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसटी के ही लोग वोट करेंगे। ठीक, केस ऑफ एससी शेड्यूल कास्ट में क्या होता है कि हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ एससी पॉपुलेशन, शेड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन है उसमें जितने लोग रहेंगे, ज़्यादा जो पॉपुलेशन रहेगी वो वहाँ पे एक सीट रिज़र्व कर दिया जाएगा। ठीक, और जो रिज़र्व कंस्टिट्यूएंसी है वो हमेशा रोटेट होते रहती है हर साल में। जैसे 84 जो सीटें हैं तो हर साल मतलब जब जब इलेक्शन होता है 5 साल में, तो वो रोटेट होती रहेंगी, कभी ये कभी वो, ऐसे होता है। अब ये देखते हैं एलोकेशन ऑफ लोकसभा सीट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। लोकसभा सीट जो है स्टेट में वो किस हिसाब से एलोकेट की जाएंगी, यानी कौन से स्टेट को कितना लोकसभा सीट मिलेगा, तो उनके पॉपुलेशन के बेसिस पे। जैसे उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इसीलिए वहाँ पे उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जो हैं लोकसभा की दी जाती हैं। ठीक, अब आर्टिकल 82 क्या कहता है कि पार्लियामेंट इनेक्ट डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। प्रत्येक जनगणना के बाद जो पार्लियामेंट है वो एक परिसीमन आयोग का गठन करवाती है। ठीक, क्यों करवाती है? उसी के हिसाब से जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी डिटरमाइन की जाती हैं। तो अभी तक 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन का गठन हो चुका है। अब हम देखते हैं वोटिंग राइट्स इन इंडिया। तो इंडिया में वोटिंग राइट क्या है? 18 ईयर्स। जो भी लोग 18 साल के हो चुके हैं उन्हें वोट देने का अधिकार है। लेकिन टिल 1989 वोटिंग एज वाज 21 ईयर्स। 1989 तक जो वोटिंग एज थी वो 21 साल थी। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 के थ्रू क्या हुआ कि वोटिंग एज जो है वो रिड्यूस कर दिया गया 21 से 18 ईयर, यानी पहले 21 साल रहता था, अब 18 साल हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989। अब हम देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि इलेक्शंस को कंडक्ट कराते हैं। तो इनका जिक्र आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 के अंतर्गत आता है। ये एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 में। ठीक, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल है यूनियन इलेक्शन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज नॉट कंडक्ट लोकल लेवल इलेक्शन लाइक पंचायती एंड म्यूनसिपैलिटीज़ इलेक्शन। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ की जो इलेक्शन है वो कंडक्ट नहीं कराता है। इनके इलेक्शंस को स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है। ठीक, आर्टिकल 324 क्या कहता है? सुपर इंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्टोरल रोल एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। तो यानी कि जो भी इलेक्टोरल रोल का काम होगा, किनका नाम रहेगा किनका नाम नहीं रहेगा, फिर डायरेक्शन, फिर कंट्रोल, तो ये सारे काम जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक, फिर आर्टिकल 329 क्या कहता है? प्रिवेंट कोर्ट फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन इलेक्टोरल मैटर। अगर इलेक्शन का कोई मामला चल रहा है, उसमें कुछ हुआ, तो कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। अनटिल चैलेंज थ्रू ओनली इलेक्शन पिटीशन। अगर कोई व्यक्ति इलेक्शन पिटीशन डालता है, याचिका डालता है कि हाँ दिक्कत है, तब कोर्ट जो है उसमें इंटरफेयर कर सकता है, नहीं तो कोर्ट अपने हिसाब से इंटरफेयर कभी नहीं करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन का जो पूरा हेड करते हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही करते हैं। तो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन थे। ठीक, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हो सकते हैं वो सिंगल मेंबर और मल्टी मेंबर बॉडी भी हो सकते हैं। ठीक, जैसे 1989 से पहले तक सिंगल मेंबर थे, तो ऐसा कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं गया है कि मैंडेटरी है कि मल्टी मेंबर बॉडी ही होनी चाहिए, वो अपने हिसाब से देखा जाता है। इनिशियली सिंगल मेंबर बॉडी पहले था, ठीक, लेकिन अब मल्टी मेंबर बॉडी हो चुका है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ऐसा लिखा नहीं गया है कि ये एकदम मैंडेटरी है। टेन्योर क्या होता है? 6 ईयर्स और कंटिन्यू टिल एज ऑफ 65 ईयर्स। 65 साल की उम्र तक ये सर्व कर सकते हैं, या टेन्योर जो है वो 6 साल तक का हो सकता है। रिमूवल बाई प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बोथ हाउस बाई स्पेशल मेजोरिटी। इनको कैसे रिमूव किया जा सकता है? प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किया जाएगा, और बोथ हाउस यानी लोकसभा और राज्यसभा से स्पेशल मेजोरिटी के बाद ही इन्हें रिमूव किया जा सकता है। ठीक, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।